सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के भूगोल का अध्याय फर्स्ट, भारत के आकार और स्थिति। जो इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि उन देशों का नाम बताना है जो क्या हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से क्या हो, बड़ा हो। देखते हैं उत्तर में पहला दिया गया है रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। यानी 6 जो देश दिया गया है ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत से बड़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताइए। भारत में जो राज्य हैं तो किन किन राज्यों से क्या होती है, जो कर्क रेखा है गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है ये सारे राज्यों से होकर गुजरती है। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है। जो भारत की तट रेखा है वह कितनी लंबी है, इसके 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। जो भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब इसके कुछ 2 लाभ हैं। इसके क्या क्या लाभ हैं, तो पहला जो लाभ है वो है कि बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है। ये बंदरगाह भारत के लिए विदेशी व्यापारों द्वारा है। जो इसके जो फर्स्ट लाभ है वो क्या है, कहा जा रहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। और ये बंदरगाह जो है भारत के लिए, मतलब भारत के जो विदेशी व्यापारी है उसमें क्या करता है, ये बंदरगाह मदद करता है। दूसरा क्या है कि ये जो है मत्स्य उद्योग को विकसित करने की सहायक बनाती है। ये जो है मत्स्य जो पालन होता है, मत्स्य उद्योग होता है, उसमें क्या करती है, बहुत ही सहायक बनाती है। और इस उद्योग में हजारों मछुआरों का रोजगार मिलता है। इससे क्या होता है, बहुत से लोगों को, मछुआरों को क्या मिलता है, इससे रोजगार मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग तथा गुजरात के पश्चिम भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग है और गुजरात के जो पश्चिम भाग है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों है, इसको समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि भारत का पूर्वीय देशांतर 97 डिग्री 25
सॉरी यहाँ 25 मिनट होना चाहिए, तो डिग्री दिया गया 25 मिनट होगा। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि पश्चिम भाग का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इस प्रकार यह विस्तार 30 के लगभग है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारत के पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि पश्चिम का देशांतर भाग है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। इस प्रकार इसका विस्तार कितना, 30 के लगभग है। अब ये जो है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अब कहा जा रहा है कि जब 1 डिग्री देशांतर पार करेगा तो सूर्य द्वारा कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट लगेगा। कितना, 4 मिनट लेता है। इसी प्रकार अगर 4 × 30 किया जाए तो 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे। तो यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग तथा गुजरात के पश्चिम भाग के बीच कितना होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। कितने का, 2 घंटे का अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जाए कि भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो भारत है उसके मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि भारत के पूर्व तथा पश्चिम छोर के मध्य 30 देशांतरों का अंतर है। जो भारत के पूर्वीय तथा पश्चिमी छोर है उसके बीच में कितने देशांतर का अंतर है, तो 30 देशांतर का अंतर है। और यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटे के बराबर है। ये अगर देखा जाए समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने घंटे के बराबर है, तो 2 घंटे के बराबर है। समूचे देश को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है। समूचे देश को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए क्या होती है, एक समय की आवश्यकता पड़ती है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय लिया गया है। तो यही कारण है कि 82 डिग्री और 30 मिनट को क्या किया गया है, भारत का मानक समय लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, उल्लेख करें। करें कि भारत के विभिन्न देशों से संपर्क होने के कारण किन किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, इसके क्या करें, इसको उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न देशों में जाने वाली वस्तुएं तथा विचार, उपनिवेश के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत की अंग एवं दशमलव प्रणाली, मसाले, मलमल आदि अब विभिन्न देशों से भारत में आने वाली चीज़। अब विभिन्न देशों से भारत में आने वाली कौन चीज़ है, वह यूनानी से स्थापत्य काल भारत में आई। पश्चिमी एशिया में वास्तुकाल के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का विचार भारत में आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखे। भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं तो क्या लिखना है, दिशा के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। तो चलिए, उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर पे कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश चीन है, तिब्बत इसको बोलते हैं, नेपाल है और भूटान है। अब जो है
पूर्व दिशा में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार है, बांग्लादेश है। अब जो है दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश कौन से है? द्वीपीय, श्रीलंका, मालदीव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? जो हिंद महासागर है, महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? तो चलिए देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में कई भी देश ऐसे नहीं हैं जिसकी तट रेखा इतनी लंबी नहीं है। यानी करें कि हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी है। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं। यानी कहने मतलब समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से ही यूरोप जो है, पश्चिमी एशिया और पूर्व एशिया और अफ्रीका जो है राष्ट्र व्यापार करने के लिए क्या होते हैं? भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। जिसका क्या लाभ किसको होता है? तो भारत को होता है। बोले कि इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि जो समुद्री मार्ग होते हैं, जो समुद्री मार्ग से जो यूरोप, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया, अफ्रीका जितने भी देश हैं क्या होते हैं कि समुद्री मार्ग से होकर भारत से होकर क्या होते हैं? गुजरते हैं। जिसका संपूर्ण लाभ किसको मिलता है? तो भारत को भी मिलता है। और इन सभी लाभों से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम महासागर के नाम से क्या पड़ गया? हिंद महासागर पड़ गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर नाम कैसे पड़ा है, किस नाम पे है? तो हम बोल सकते हैं कि भारत के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। भारत के नाम पर, किसके नाम पर? तो भारत के नाम पर रखा गया है उसको हिंद महासागर। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपनी वीडियो की एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी दोस्त इसका लाभ ले सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।